अधिवेशन समझते हैं? कांग्रेस बनी 1885 में, हर साल अधिवेशन होता था, हर साल लोग आते थे, एक अध्यक्ष बनता था, बैठते थे, बातचीत होती थी। तो अभी तक जो मैंने महत्वपूर्ण अधिवेशन बताए थे वो बताया था, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, अध्यक्षता करी थी दादा भाई, ठीक है। तीसरा हुआ था मद्रास में, अध्यक्षता करी बदरुद्दीन। अच्छा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कहां हुआ था सम्मेलन? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। इसके अलावा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कि कोई अंग्रेज था, जॉर्ज यूले, कहां पर हुआ था अधिवेशन? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में अधिवेशन कब हुआ था? 1888। उसके बाद सीधा मैंने छलांग लगवाई आपको 1905, ठीक है। यही हमारी बातें शुरू हुई थी और यहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं, यहीं से आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो, 1885 में कांग्रेस बन गई, कोई बात नहीं, बन गई। कांग्रेस में दो प्रकार के लोग थे। कांग्रेस में दो प्रकार के लोग कौन कौन थे? एक थे उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है थोड़े लिबरल टाइप के लोग, समझदार, समझदार कह देते हैं, मतलब हमारे समाज में जो ज्यादा उदार व्यक्ति होता है उसे समझदार माना जाता है, ठीक है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे राजनीति में लोग जो है वो 60, 65, 70, 75, 80 तक सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो लोग उदार होते हैं, लिबरल होते हैं, तुरंत उत्तेजक बयान नहीं देते ना। आपने भी कई बार देखा होगा, जो हमारे घर में बूढ़े होते हैं, एजेड होते हैं, वो तुरंत उत्तेजित नहीं होते किसी भी चीज को लेके, सुनते हैं, पहले बातों को समझते हैं, थोड़ा लिबरल होते हैं। हम होते हैं लोंडा बुद्धि वाले, सुना और सुनते ही हल्का सा कुछ हुआ तो पूछना उछना कुछ नहीं है, सीधा ये करो, और बाद में फिर पता चलता है यार ये काम होना नहीं था, ये काम कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझिए। जैसे एक बार मैंने एक पढ़ा था, एक न्यूज पढ़ी थी कि गांव की बात थी, एक वाइफ एक व्यक्ति की प्रेग्नेंट थी, तो लेके चला गया। अभी वो दर्द से चिल्ला रही थी, डॉक्टर को आने में लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है भाई, रात में है, रात में सोया होगा थक थका के, उसे डॉक्टर को आने में लेट हो गया, वो थोड़ा लेट आया। अब नई उम्र है लड़के की, उसका भाई है, तो ठीक है, गुस्सा है, ठीक है। अब देवर के अंदर ये है थोड़ा सा कि पहली बार मैं चाचा बनूंगा, तो ये वाला गुस्सा भी है उसके अंदर कि ऐसा कर दिया, रो रहा है बच्चा, भाभी रो रही है, और उसको लग रहा है उसके हस्बैंड को पहली बार बाप बनूंगा, तो मतलब गुस्सा है। डॉक्टर आया, डॉक्टर को पकड़ा, थोड़ी वो करी, उसने कहा ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा मैनेज, नर्स तो कर ही रही है। अब जब हम जानकार ज़्यादा नहीं होते तो हमें विश्वास भी मेन डॉक्टर पे होता है, और नर्स चाहे कुछ भी कर रहा है, भाई इंजेक्शन भी नहीं जी तुम ही लगाओ, चाहे उससे ना आता हो, बेहतर इंजेक्शन कभी भी मेन डॉक्टर नहीं लगा सकता, आपके नर्स ही लगा सकता है, क्योंकि उसके वो उसमें है, आप उस डॉक्टर को चाह रहे हैं वो नहीं लगा पाएगा, और इसलिए वो बसते भी हैं क्योंकि वो काम उन्होंने नहीं करा है, तो रहता है। उसने धुन दिया, हो गई, वो हो गया। डॉक्टर ने कहा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, और उस मामले में डेथ हो गई थी दोनों की ही, ठीक है। हालांकि इसमें मैं थोड़ी सी गलती डॉक्टर की भी मानता हूं एटलीस्ट, लेकिन समझिए ना, पिटते पिटते थोड़ी करता वो, ये थोड़ी करता, अरे रुको तो यार, अरे रुको यार, ऐसे थोड़ी करता। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि उन दोनों के कारण से जान गई है उसकी। वो दोनों ने अपने थोड़े से अगर अपनी उत्तेजना को काबू रखा होता, अपनी भावनाओं को काबू रखा होता, उन्हें वो ना करा होता, थोड़ा हाथ जोड़ के काम करते, अरे अब तो आ गए हो, अब संभालो भाई साहब मामला, तो चीजें समझ जाती। इसलिए हमेशा काम जज्बातों से नहीं होता, बेवकूफ़ी वाले काम, मतलब चीजें नहीं की जाती हमेशा, ठीक है। और वही चीज तो गांधी जी के अंदर थी। आपको आजादी, आपसे कहें कि भाई आजादी किसने दिलवाई, तो बड़ा आसान होता है ये कहना कि अगर गांधी जी के चरखे ने आजादी दिलवाई है तो भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, सुखदेव कौन थे, अशफाकुल्ला खां कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, प्रफुल्ल चाकी कौन थे, बटुकेश्वर दत्त कौन थे, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन ये बात आप मान लो, इस पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि गांधी जी ने ही आपको आजादी दिलवाई है, ठीक है। ये बात में विश्वास अभी नहीं होगा, मैंने फिर से कहा आपकी उम्र जो है वो ऐसी है, वो गांधी के विचारों को स्वीकार करेगी ही नहीं। आप गांधी को गांधी थोड़ी बोलते हो,
आप गांधी को गांधी नहीं बोलते हो, अभी तो आप बहुत, मुझे जैसे मैं सुनने में आता है, बहुत अटपटे शब्दों का प्रयोग करते हो। लेकिन गांधी की विचारधारा को जब समझोगे, तब आप जब उस एज में जाओगे तब समझ में आएगा कि गांधी की क्या विचारधारा थी। आप सोचिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1942 में ये बयान दे रहा है कि ये वो समय है कि मैं हर जगह जीत रहा हूं, पूरे विश्व में हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन एकमात्र एक बुढ़ा जिसके सामने हमें झुकना पड़ रहा है वो है गांधी। ये बात ब्रिटिश पीएम के थे। आप सोचिए, ये मतलब ये लफ्ज थे उसके, वो बोल रहा है। इसका मतलब था कि दम था, चीजों में दम था। और वो बड़े तरीके से बनाई गांधी जी ने, कैसे बनाई कैसे क्या, अभी शुरुआत ही होगी गांधी युग की, फिलहाल अभी यहां समझिए। तो 1885 में जब कांग्रेस बनी तो इसमें दो तरीके के लोग थे, उदारवादी भी थे और उग्रवादी भी थे। उदारवादी में कौन हो गए पता है आपको? ये बूढ़े बूढ़े दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये जितने भी थे बूढ़े बूढ़े लोग, ये सब थे भाई साहब आपके उदारवादी। उग्रवादी में मैंने आपको बताया 3 नाम थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बढ़िया चल रहा था। इनमें ज्यादातर सुनी किसकी जाती थी? उदारवादियों की ही, क्योंकि वो बूढ़े भी थे, समझदार भी थे। इन्हें गर्म बालों को तो ये कह देते थे, चल वे लाल बैठ जा, बाल बैठ जा, मतलब ये वाला सीन होता था, क्योंकि वो ज्यादा बूढ़े थे। तो इनकी ज्यादा चलती नहीं थी। और ये थोड़ा था ना, अपने में भी रहते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस कारण से इन्हें जेल भी समय समय पे जाना पड़ा। लेकिन आगे चल के मैंने बताया एक बड़ी घटना हुई जिससे 1905 में आपने देखा, और वो था बंगाल विभाजन। सुना है बंगाल विभाजन? अब मैं आपसे कहूं बंगाल विभाजन क्यों किया था, तो आप कहोगे अंग्रेजों को लग चुका था कि अब भारतीय राष्ट्रवादी लोग बड़ी चरम स्थिति में आ चुके हैं, इनको तोड़ना जरूरी है। और उसके लिए क्या किया गया, जो बंगाल था पूरा बड़ा, इस बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक को बना दिया गया पूर्वी बंगाल और एक को पश्चिमी बंगाल, यानी एक ईस्ट वाला क्षेत्र और एक वेस्ट वाला क्षेत्र। यहां पर हिंदू लोग ज्यादा थे, यहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे। विभाजन ऐसे किया गया कि एक और माइनॉरिटी में आ जाएं मुस्लिम लोग और एक और हिंदू आ जाएं। तो मतलब एक जगह तो हिंदू हो गए माइनॉरिटी में, मुसलमान हो गए मेजॉरिटी में, ज्यादा हो गए मुस्लिम और हिंदू कम हो गए दूसरी साइड ऐसे। तो ऐसे में अब सिस्टम आप समझ गए क्या होने वाला है। एक जगह मुस्लिम डरेंगे, एक जगह हिंदू डरेंगे, दोनों के मन में डर रहेगा, दोनों आपस में टकराव की स्थिति में आएंगे। लेकिन फिर भी यहां के लोगों ने इस बंगाल विभाजन का विरोध किया, क्योंकि वो जान रहे थे इस समय पर कौन था वायसराय, नाम पता है? कर्जन था। और जब कांग्रेस बनी थी उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था, डफरिन। तो अब कर्जन की विचारधारा को लोगों ने समझ लिया कि ये क्या चाह रहा है कर्जन, तो लोगों ने विरोध किया। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि लोगों ने इस हद तक विरोध किया, लोग रोते थे। लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी, राखियां, अपना प्यार व्यक्त किया। एक गीत था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, आमार सोनार वांगला। ये रातों रात गाया जाता था, रोडों पे बच्चे निकलते थे, टोलियां निकलती थी, वो यही गाते थे, आमार सोनार वांगला, आमार सोनार वांगला। आप सोचिए। तो फिर यहां के लोगों ने क्या सोचा, खास करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय मैं किसको दूंगा, तो मैं दूंगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, कब? 1876 में। तो यहां पर क्या हुआ, जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके विरोध में बंगाल के लोगों ने शुरू कर दिया स्वदेशी आंदोलन। आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। ठीक है भैया, मत करो इसको। अंग्रेज लोग नहीं माने, उन्होंने कहा हम करेंगे। तो कहा ठीक है करोगे तो हम विरोध करेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। अभी तक हम कुछ नहीं मांग रहे थे अंग्रेजों से, हमारी ज्यादा मांगे नहीं थी। अब हमारी कांग्रेस के मंच पे मांगे आ गई कुछ। और 1906 में अधिवेशन हुआ था, याद होगा आपको, कहां हुआ था? 1906 में अधिवेशन। 1905 में बनारस में हुआ था कांग्रेस का। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण। 1906 का कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ अधिवेशन, कलकत्ता में। और किसने अध्यक्षता करी थी?
नेरोजी ने करी। अब देखो यहां पर ये लड़ लिए थोड़ा बहुत। ये जो उग्रवादी थे ये कह रहे थे कि देखो मौका है, चोट मार दो। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि इस समय पर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया है, लोगों के मन में गुस्सा है, पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दो, विदेशी जो कपड़े हैं उनकी होलियां जलाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के काम करो। उदारवादी कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं करना, केवल बंगाल का मामला है, बंगाल में विरोध होगा। तो उग्रवादी कह रहे थे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुमने लिया क्या है, बहुत उल्टा सीधा बोला, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इस वाले अधिवेशन में कुछ चीजों को अपना लिया गया, जैसे स्वदेशी, कि हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, कांग्रेस ने यह कह दिया। हमें स्वराज चाहिए, ये बात कर दी। हम बहिष्कार करेंगे, ये बात भी कांग्रेस ने अपना ली। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो शांत हो गए उग्रवादी लोग, उन्हें लगा एटलीस्ट इतना तो कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही चीज अब चाह रहे थे ये लोग उग्रवादी, कि ये काम पूरे भारत में हो जाए। इसके लिए इन्होंने प्लानिंग करी कि जो अगला वाला 1907 का अधिवेशन है वो हो जाए नागपुर में, क्योंकि नागपुर ज्यादातर उग्रवादी लोगों का शहर था। इन्हें पता था कि अगर नागपुर में मीटिंग हो गई, ज्यादातर लोग नागपुरिया आएंगे और वो चुनेंगे अध्यक्ष किसी गर्म व्यक्ति को, उग्रवादी को। तो इन्होंने कैंसिल करा दिया, उदारवादियों ने बोले जगह कैंसिल कर रहे हैं, नागपुर हम नहीं रखेंगे, हम जगह रखेंगे सूरत। और फिर से उग्रवादी लोगों का मन जो है वो छोटा हो गया, दिल छोटा हो गया, बोले इस बार लगता है फिर हमारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो हुआ क्या, सूरत में जो अध्यक्ष बने वो बने रास बिहारी बोस। ये नाम याद रखना भाई, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। और यहां पर उग्रवादियों ने साफ साफ कहा कांग्रेस से कि देखो हम कांग्रेस में तब रहेंगे जब आप स्वदेशी स्वराज बहिष्कार की मांग को पूरे देश के स्तर पर स्वीकार करोगे। यानी पूरे देश में कांग्रेस सपोर्ट करेगी इन चीजों को, कांग्रेस विरोध में आएगी, पूरे भारत में विरोध में आएगी कांग्रेस। उदारवादी कह रहे थे नहीं, हम नहीं आएंगे, हम केवल बंगाल में विरोध करेंगे, अभी नहीं, अभी इतने शक्तिशाली हम नहीं हैं। तो उग्रवादियों ने कह दिया ऐसा है तो ठीक है, तुम अपना काम करो, हम जा रहे हैं कांग्रेस से बाहर। उन्होंने कहा निकल लो, ठीक है। तो आपस में मारपीट हो गई, मंच पे लड़ाई हो गई और यहां से दो भागों में कांग्रेस बट गई। यानी कांग्रेस अलग अलग हो, लोग अलग अलग हो गए, कांग्रेस तो नहीं बटी, लोग अलग हो गए, एक और उग्रवादी और एक और उदारवादी। इतिहास में इस विभाजन को क्या कहा जाता है, सूरत विभाजन कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907। सूरत विभाजन रियल में किसका विभाजन था? कांग्रेस का विभाजन था। किन किन का हुआ? उग्रवादियों का और उदारवादियों का विभाजन हुआ। कोई बात नहीं। अब आगे क्या मामला था? आगे मामला यह था कि जब ये विरोध चल ही रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो जांच करे कि बंगाल विभाजन सही है या गलत है। एक कमेटी बनी थी, अरुंडेल कमेटी, नाम ध्यान रखना, अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी ने जांच करके बताई थी कि विभाजन सही है या गलत है, तो उन्होंने इस विभाजन को गलत माना था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये जो विभाजन हुआ था बंगाल का, ये खत्म हुआ था 1911 में। यानी हुआ कब था? 1905 में, लेकिन खत्म कब हुआ? ये समाप्त जो हुआ था ये हुआ था 1911 में। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो समाप्त कैसे हुआ। अरुंडेल कमेटी बनी 1907। उस कमेटी ने बताया कि बंगाल विभाजन की खासा जरूरत थी नहीं, ये फिर भी किया गया, तो ऐसा वैसा उसने कह दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1911 का समय आया। 1911 में भारत में लगा था दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या है पता है? दिल्ली दरबार रियल में क्या है कि आप सोचिए, ब्रिटेन का सबसे हेड कौन था? सम्राट। और सोचिए ब्रिटेन के 100 से ज्यादा उपनिवेश थे, उनके लिए क्या होगा सम्राट? भारत में तो मेन वायसराय था, वो कितनी बड़ी चीज थी वायसराय, और ऐसे सैकड़ों वायसराय के ऊपर है सम्राट। कभी कभी ऐसा हुआ भारत में सम्राट आता था घूमने के लिए, घरवाली को लेकर घूमने आ गए ऐसे, तो भारत में कभी कभी होता था मूड आने का। 1911 में प्लान बना कि भारत में सम्राट आ रहे हैं, और आपको पता है जब भारत में सम्राट आते थे ना तो सेंसरशिप लागू हो जाती थी, आपातकाल लग जाता था, किसी मीडिया को कुछ छापने का अधिकार नहीं होता था।
एक भी अखबार में कुछ नहीं छपता था, सेंसरशिप, कुछ नहीं छपेगा उस दिन, कुछ नहीं, कोई उल्टा ना छाप दे, कोई कुछ ना कर दे। 1911 में जो उस समय सम्राट थे वो थे जॉर्ज पंचम, नाम सुना है जॉर्ज पंचम का? जॉर्ज पंचम, और वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो भारत में आए, ठीक है, हाँ मैरी। तो पत्नी मैरी थी और जॉर्ज पंचम दोनों भारत में आए, और आकर के देखा तो जितने बंगाल के लोग थे ना वो इसी ताक में बैठे हुए थे कि हमारे आका जिस दिन आएंगे वहाँ से, उस दिन हम उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखेंगे, उन्हें इमोशनल करेंगे और उनसे बंगाल विभाजन कैंसिल करवा लेंगे। और तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जॉर्ज पंचम के सामने जनगण मन अधिनायक जया हे गाया था, जिसे आप भारत का राष्ट्रगान मानते हैं, वो गाया। और वो गाने के बाद में जॉर्ज पंचम को तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने समझाया होगा, भैया इसका मतलब ये है, तुम्हें ये अधिनायक बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आका कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो बोले चाहते क्या हैं? बोले चाहते हैं इतना, बंगाल विभाजन हुआ था कभी, उसे ख़त्म कर दो, करजन ने किया था वो बंगाल विभाजन, ख़त्म कर दो। उसने कहा क्या है यार, कर दो ख़त्म, उसके लिए तो हवा की बात थी, कुछ करना भी नहीं था। उसने कहा ठीक है ख़त्म करो, ये क्या है बंगाल विभाजन हुआ, कोई विभाजन नहीं है, एक कर दो। तो इस तरीके से 1911 में ये क्या हो गया, आपका बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि कब हुआ, और इसी समय घोषणा हुई थी कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं होगी। अभी तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं होगी, अब होगी दिल्ली। अगले साल 1912 में भारत की राजधानी को दिल्ली लाया गया। आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली कब आई थी? 1912। पहले क्या थी? कोलकाता। और क्यों आई थी? रीजन था क्योंकि दंगे वंगे बहुत हो रहे थे कलकत्ता में, बहुत सारे संगठन थे, दुनिया भर की चीजें चल रही थी, कांग्रेस स्ट्रांग हो चुकी थी, तो उसके कारण से इन्हें लगा दिल्ली में जाना चाहिए। खैर, अब देखो बैक आ जाओ दोबारा से। 1905 बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल के लोगों ने शुरू कर दिया स्वदेशी आंदोलन। अब करजन के बाद में जो वायसराय बने उनका नाम था मिंटो। मिंटो का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं? मिंटो। तो हुआ क्या, अब अंग्रेज परेशान हो गए, बोले तो स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं, क्या करें? तो इन्होंने कहा फूट तो डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम गलत साबित कर दें मुसलमानों के सामने। तो जब कांग्रेस मुस्लिमों के सामने गलत साबित हो जाएगी तो फिर मुस्लिम लोग हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, एक पत्र वायसराय की साइड से एक पत्र लिखा गया। ये पत्र सीधा पहुंचता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों पूछा? आपको पता है वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं, उनके पास एक पत्र पहुंचता है जिसमें ये बात कही गई कि कुछ मुस्लिम लोग आकर के वायसराय से मिलें, वायसराय से मिंटो से बात करें। ये बात बंगाल पहुंची, बंगाल में चुना गया, एक शिष्टमंडल बनाया गया। शिष्टमंडल होता है जो वार्ता करने के लिए कहीं जाता है, एक शिष्टमंडल बनाया गया। 5, 7, 10 लोग हुए आपस में और उनका जो नेतृत्व करते बने उनका नाम था आगा खां। तो आगा खां के नेतृत्व में यहाँ से एक शिष्टमंडल मिलने के लिए गया वायसराय से, बातचीत हुई। वायसराय ने कहा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें हुई। तो उसे समझाया, इनको थोड़ा सा माइंड वॉश किया कि तुम्हें लगता है कि मुस्लिमों को उनका हक कभी कांग्रेस दिला पाएगी? उन्होंने कहा नहीं दिला पाएगी। तो तुम क्यों नहीं एक संगठन बना लेते अपना मुस्लिम लोगों का, जैसा हिंदुओं ने बना रखा है कांग्रेस? था नहीं ऐसा कांग्रेस में। कांग्रेस में तो दोनों ही लोग थे। आप सोचिए, तीसरे अध्यक्ष ही बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि मुस्लिम थे। तो कांग्रेस में ऐसा था नहीं, ये तो इनकी चाल थी। थोड़ा सा उन लोगों ने अपना दिमाग चलाया, उनको लगा यार सही कह रहे हैं, हम अपना संगठन जो बना लें। वहाँ से शिष्टमंडल वापस आया बंगाल, और फिर यहाँ पर एक नवाब थे बंगाल के, सलीमुल्लाह, उनको उनकी रजामंदी से उन सब के उसमें, और एक अलग से एक संगठन बना दिया गया कांग्रेस की तरह, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कब बना ये? 1906। समझ रहे हैं ना मुस्लिम लीग क्यों बना? क्योंकि हमने स्वदेशी आंदोलन कर दिया, हमने सहयोग करना बंद कर दिया। तो कांग्रेस ने चूंकि स्वदेशी आंदोलन चला लिया तो अंग्रेजों ने कहा तुम चलाओगे, लो हम तुम्हारे ऐसी एक संस्था खड़ी कर देंगे, तुम आपस में लड़ते रहोगे। और हुआ ही ये। आपका देश पाकिस्तान कभी भारत से अलग ही नहीं होता। पाकिस्तान तो भारत से अलग हुआ ही है क्योंकि मुस्लिम लीग के एजेंडे में शामिल हो गया।
अब संघर्ष डबल हो गया। अब कांग्रेस कोई चीज मांगेगी ना सरकार से, तो सिंपल सी बात है मुस्लिम लीग उसका विरोध करेगी, और मुस्लिम लीग कुछ मांगेगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी, और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मरेंगे। और यही तो चाहते थे, यही तो उनका पूरी स्ट्रेटेजी थी गेम की, आपस में लड़ें एक दूसरे से, हमसे कुछ ना कहें। और मैं आपको बताता हूं, मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव भिजवाया, हम माइनॉरिटी में हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, हमें कुछ नहीं मिल सकता, आप हमें रिजर्व सीटें दीजिए, जो असेंबली है उसमें आप हमें निर्वाचन क्षेत्र हमारा आरक्षित कर दीजिए, यानी कुछ सीटें हमें रिजर्व कर दो कि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। अंग्रेजों ने कह दिया तथास्तु। 1909 में एक अधिनियम लाया गया, याद रखना 1909 का अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है। 1909 में एक एक्ट आया, इस एक्ट का नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। इस समय मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। मार्ले मिंटो एक्ट वो एक्ट था जिसमें मुस्लिम लीग की बात को माना गया, और इसके तहत मुसलमानों को सीटें आरक्षित कर दी गई असेंबली में। बोले कि जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा हो सीटें आरक्षित होती हैं, कुछ सीटें कि वो इसी कैंडिडेट के लिए होंगी, वहां मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, होता है। ऐसी एससी के लिए होती हैं, एसटी के लिए होती हैं, आपने देखा होगा लोकसभा वगैरह में भी सीटें आरक्षित होती हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, सबसे पहले मुस्लिमों के लिए सीटें जो आरक्षित हुई थी वो कहां पर हुई, मतलब कहां का मतलब है किस अधिनियम से हुई। तो किस अधिनियम से हुई? डाल दी फूट या नहीं डाल दी, बताओ, कर दिया ना काम। अब क्या होगा, अब हिंदू लोग थोड़े से ईर्ष्या करेंगे, वहां के हिंदू लोग जहां पे सीटें रिजर्व हुई हैं ईर्ष्या करेंगे या नहीं, और देखो टकराव बढ़ना शुरू हो गया। आपको मैं बताऊं, अंग्रेजों से पहले भारत में सांप्रदायिकता नहीं थी, अंग्रेजों से पहले भारत में ऐसा कोई टकराव वकराव की स्थिति कुछ नहीं होती थी। ये तो सब अंग्रेजों की देन है, ये सब कुछ अंग्रेजों ने दिया है हमें। 1909 के एक्ट से सिखों के लिए हुआ, मुस्लिमों के लिए हुआ, और 1919 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। नाम सुना हो शायद, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, ये दोनों एक्ट याद रखना, ये पूछ लेता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आया था, इससे ये जो सीटें रिजर्व करने का प्रावधान था ये बाकियों को भी दे दिया गया, सिखों को, ईसाइयों को, बाकी लोगों के लिए भी बढ़ा दिया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित जो की गई, ठीक है, अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया, वो किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1909, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपसे वो पूछे कि सिखों के लिए या बाकी लोगों के लिए इसे किस अधिनियम से बढ़ा दिया गया, तब आंसर होगा 1919 का अधिनियम। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या हुआ, 1906 में बन गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अपने लिए चाह रही है, मुसलमानों के लिए चाह रही है, और कांग्रेस को मजबूरन हिंदुओं की पार्टी बनना पड़ेगा। तो कांग्रेस, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि मुस्लिम लोग तो अलग चल रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तो बीच का टकराव दिखाई देगा, कोई बात नहीं। समय निकलता गया, निकलता गया, घटना आती है प्रथम विश्व युद्ध की घटना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध पता है आपको कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चली वो चली आपकी 1914 से 1918। अब इस समय पर आपको पता होगा कि जो टकराव चल रहा था वो दो देशों के बीच में चल रहा, दो देश नहीं, दो गुटों के बीच में था। एक साइड थे मित्र राष्ट्र और दूसरी साइड थे धुरी राष्ट्र। कोई मेरे को बताएगा स्कूल में अगर पढ़ के आया हो कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र पढ़ा तो होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अगर 9th और 10th अच्छे से पढ़ लिया होता ना, और 8 साइड लेकर के 11th और 12th पढ़ लिया होता अच्छे से बेहतर करके, तो यकीन मानना अगले ही साल जॉब मिलती, अगले ही साल। वो तो मिसगाइड हो जाते हैं, पहले से ही कर दिया जाता है, पढ़ते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। साइंस साइड दिलवानी है, करना साइंस साइड से करेंगे क्या ये नहीं पता है, एटलीस्ट फिर बाद में तो पढ़ना तुम्हें 8 साइड ही है। अब ये क्या पढ़ रहे हो तुम? 8 साइड पढ़ रहे हो।
अब ये पहले से अगर ढंग से पढ़ के आते तो ये पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती तुमको, ये सब आपने पढ़ लिया है एग्जाम में, वो उसमें अपनी किताबों में 9th 10th में सब है। ये क्लास 8th की मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, और ओल्ड वाली एनसीईआरटी में तो सभी कुछ है। ठीक है, तो वही है, इसलिए बच्चे की शुरू से काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि उसे क्या पढ़ना। अभी बहुत बच्चे हैं बीएससी में एडमिशन लेके घूम रहे होंगे, कितनों ने लिया बीएससी में एडमिशन? जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया हाथ उठाओ। 2 नहीं लिया है बस, बाकी ने बीए में कितनों ने लिया है? चलो अब इतनी समझ तो एटलीस्ट आई गई होगी कि बीए में लेना है या बीएससी में लेना है। हाँ, तो बीए में लेना ज़्यादा सही है। क्यों सही है? उसका रीज़न ये है कि एटलीस्ट कुछ भी पढ़ोगे तो वो काम आएगा। बीएससी का क्या है ना, देखो अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो बीएससी की, ट्यूशन पढ़ रहे हो पूरा, तब तो आप मेहनत से बीएससी में पास होगे ना। फिर बीएससी के बाद क्या होगा? आप चलो बीएससी के बेस पे किसी व्यक्ति की 10,000 की जॉब लगवा के दिखा दो, मैं कह दूंगा आप बीएससी कर लेना। लोग कहें कि बीएससी से बहुत कुछ खुला हुआ है, ये हो सकता है वो हो सकता है। अरे क्या हो सकता है, मुझे एक चीज तो बताओ, बीएससी से तो बिया नहीं हो रहा। लड़का वाला कह दे ना मैंने बीएससी कर रखी है या एमएससी कर रखी है, मैं मान जाऊं लड़की वाला शादी कर दे केवल इस बात पे कि बीएससी कर रखी है। तो सही तरीका यह है कि आप एडमिशन लो बीए में, और बढ़िया जगह से लो जहां पेपर आपको देने पड़े, जहां पर एक भी नकल का सिस्टम ना हो, वहां एडमिशन लो। जहां नकल चलती ना हो, यानी कहने का मतलब है प्रॉपर जबरदस्त यूनिवर्सिटी। ठीक है, सीधी बात है, स्कूल जाना नहीं, कॉलेज जाना नहीं है, तो करना क्या है? करना यह है कि यहां पर अपनी क्लास पढ़ रहे हो, आराम से ये जितने तुम्हारे नोट्स हैं, इन सब नोट्स के बेस पे तुम अपने बीए के एग्जाम लिख दोगे। कितने लोग हैं अभी जो लिख के आते हैं, जो यही करते हैं और अपना एग्जाम लिख के आते हैं? 1 2। पढ़ा है कभी कॉलेज का? पढ़ा है? यही पढ़ते हो, लिख के आ रहे हो। कितनी % बनी? फर्स्ट रिजल्ट आया नहीं आया? कितनी मेहनत से बनी होगी ना? 80? वो 80 बनी है। नकल चलती है स्कूल में। कहां से करिए? सूचनगर से। कौन सा कॉलेज है? RSM। हाँ, तो उसमें नकल नहीं होती है ना? होती है? कौन कौन कह रहा है होती है, और कौन कौन कह रहा है नहीं होती है? पहले बताओ, ये कौन कह रहा है कि RSM से किस किसने पढ़ा है? कौन RSM से पढ़ा है वो हाथ खड़ा करो, जो RSM से पढ़ा है। मेरे पेपर पढ़ा है, पेपर दिए भाई? होती है नकल? नहीं होती है। अब जो पढ़ा है उसकी मानूं या तुम्हारी मानूं? ठीक है, हाँ हाँ, खैर तुमने तो नकल नहीं करी, नहीं करी तो होल चलो, होता है या नहीं होता है। मित्र राष्ट्रों में कौन आते थे? ब्रिटेन और उसके साथ वाले जितने भी थे, अमेरिका हो गया, बाकी के सब देश थे वो इसके साथ थे। और धुरी राष्ट्रों में कौन हो गए? धुरी राष्ट्रों में हो गए ये जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इटली चलो बाद में उधर हो गया था, इसके साथ तुर्की आ गया, ये सब। तो अब देखिए फंडा क्या था? फंडा यह था कि इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो ब्रिटेन लड़ाई में फंसा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, चूंकि भारत पर ब्रिटेन का अधिकार है तो भारत भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया अपने आप ही। तो इस समय पर ही गांधी जी भारत आए थे। कब? 1915 में। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। ये साउथ अफ्रीका से आए थे, दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे पहले ये। तो ये 1915 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए। और जब ये भारत में आए तो उस समय तो वर्ल्ड चल रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था। तब इन्होंने कुछ ऐसा खास ज्यादा किया हुआ नहीं, अंग्रेजों का साथ ही दिया इन्होंने। अब देखो, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन किसके खिलाफ लड़ रहा है? तुर्की के खिलाफ लड़ रहा है। यह बात भारत के मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आ रही, उन्हें यह बात मजेदार नहीं लग रही है। क्यों? तुर्की से मुस्लिमों का क्या नाता था? एक्चुअली तुर्की जो था वहां पर बैठते थे खलीफा। अब आप कहेंगे ये खलीफा कौन है? मोहम्मद साहब का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद साहब के बाद उनके पदवी पर जो जो लोग बैठे उन्हें कहा जाता है खलीफा। जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली,
उसके बाद कई उमैयद खलीफा आए, बहुत सारे लोग आए, ये सब खलीफा थे। खलीफा के बैठने का जो स्थान था वो था तुर्की। तो तुर्की तो इनके लिए पूज्य था, मुस्लिम लोगों के लिए, और ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ रहा है जम करके, ठीक है, लड़ाई चल रही है। तो मुस्लिम लोग अंग्रेजों पे प्रेशर बना रहे थे, ये मत करो, खलीफा पर हमारी आस्था है। खलीफा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा का प्रतिनिधि है, मेरी बात समझिए। तो यहां के लोगों के लिए भले ही खलीफा खुदा ना हो लेकिन कम भी नहीं था, बहुत था, लोग जान दे देते खलीफा के लिए, ये वाला आलम था। और खलीफा की जो भूमि है तुर्की, उसके खिलाफ लड़ रहा है ब्रिटेन। तो स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी कि मुस्लिम लीग अलग चल रही थी और कांग्रेस अलग चल रही थी, ठीक है। और कांग्रेस में तो तुम्हें पता ही है 1907 में क्या हो गया था। 1907 में कांग्रेस दो धाराओं में बट गई थी। दो धारा का मतलब उदारवादी अलग हो गए थे और उग्रवादी अब हो गए थे, ठीक है। लेकिन 1916 में कुछ ऐसा हुआ कि तीनों साथ आ गए, इधर उदारवादी उग्रवादी साथ आ गए और इधर मुस्लिम लीग और ये भी साथ आ गए। यही कारण है कि 1916 का जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ? कांग्रेस एक हो गई। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरियां भी मिट गईं। मुस्लिम लोगों को अब कांग्रेस पे भरोसा आ गया। क्यों हुआ ऐसा, उसको मैं आपको समझाता हूं। पहला है कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ लखनऊ में। अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार, नाम याद रखना ये, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता करी है किसकी? इस अधिवेशन की, जो अधिवेशन था। अब यहां पर उग्रवादी और उदारवादी लोग साथ में आए। क्यों आ गए साथ में? इसका रीजन क्या था? इसका सबसे बड़ा रीजन था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत में थी इस समय पर, आपने नाम सुना होगा। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि आयरलैंड में जन्मी थी, मतलब जन्म आयरलैंड में नहीं लेकिन आयरलैंड में रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई थी भारत में, विवेकानंद से प्रभावित होकर के। जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहां पर इन्होंने सुना विवेकानंद को, तो इन्हें लगा कि भारत में जाना चाहिए मुझे, तो ये भारत आ गई। जब भारत में आकर के इन्होंने सब चीजें देखी, तब इन्होंने पहले ये देखा कि कांग्रेस में टकराव चल रहा है उदारवादी और उग्रवादी में। तो एनी बेसेंट ने क्या करा? दोनों से वार्ताएं करी, बोले आप एक साथ रहिए, आप क्यों टकरा रहे हैं, जो वो चीजें, ये सब बात। और एक दूसरी बड़ी बात क्या थी? ज्यादातर लोग जो अभी तक ज्यादा उदारवादी थे वो सब निकल लिए। टाइम पूरा, फिरोज शाह मेहता वगैरह, गोखले वगैरह गए, ठीक है। ये जिंदगी से सन्यास ले चुके हैं, उम्र बहुत हो गई इनकी, तो वो भी निकल लिए। ज्यादातर उदारवादी जो ज्यादा बूढ़े लोग थे, अपनी अपनी करते थे, वो हो गए। इधर एनी बेसेंट ने समझाया, जिसके कारण से इस वाले सम्मेलन में दोनों मिलके आ गए। इसलिए अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। लेकिन मुस्लिम लीग क्यों साथ पे आई, उसका क्या विश्वास जाग गया? इसका साथ आने का रीजन है केवल और केवल ये वाला, अंग्रेज सुन ही नहीं रहे मुस्लिम लीग की, सुन ही नहीं रहे। तो मुस्लिम लोग लीग को लगा कि अंग्रेज मतलब ये ऐसे ही हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और जिसके चलते मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी उस वर्ष लखनऊ में ही था। तो इससे क्या हुआ? थोड़ी दूरियां कम हो गई। कांग्रेस के लोग मुस्लिम लीग के लोगों से मिलने लगे, आपस में बातचीत होने लगी, और कुछ हद तक ये भी बात हुई कि अगर ऐसी नौबत आई, हमें कोई आंदोलन करना पड़ा, तो हम आंदोलन मिलकर के साथ करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ, तो 1916 कांग्रेस लीग समझौता। लेकिन अब बात क्या आती है? अब बात आती है, अगर ऐसा था, मिलन हो गया इनका, तो फिर तलाक क्यों हुआ? आगे चल के अलग अलग भी तो हो गए, मुस्लिम लीग अलग हो गई और कांग्रेस अलग हो गई, वैसा क्यों हुआ उसको समझाता हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इस समय पर आप जैसे लोग निकल के आ गए, क्रांतिकारी लोग,
मतलब जिनका कहना ये था बंदूक बनाओ घर में ही, लाओ पाइप एक लगाओ, ये करके बनाओ घर में ही कुछ ना कुछ और मारो अंग्रेजों को। कुछ ऐसे थे, टोलियां बना रहे थे लोग गांव में मिलकर के, गन्ने के खेतों में टोलियां बना रहे थे और क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग थे क्रांतिकारी लोग, उनकी संख्या बढ़ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन लोगों को निष्क्रिय करने के लिए एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, पता होगा 1919। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की एक खास बात थी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को ना अपील करने की छूट है, ना कोई दलील देने की छूट है, ना कोई वकील करने की छूट है, यानी उठा के सीधा जेल डाल दो, कुछ नहीं होना। ये रॉलेट एक्ट जब भारत में लाया गया तो उस समय गांधी जी भी भारत में थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने पूरे भारत से कहा कि जो जो जहां जहां पर है वो वहां वहां रॉलेट एक्ट का विरोध करे। तो पंजाब में सबसे गहरा विरोध हुआ, इतना गहरा विरोध हुआ कि कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को भी तोड़ दिया, ठीक है, मतलब झड़प हो गई। और जब ये झड़प हुई तो कुछ बड़े गद्दावर नेता को उठा लिया गया, सत्यपाल, सैफुद्दीन, इन लोगों को उठा लिया गया। तो जब इन लोगों को उठाया गया तो वहां की जनता आक्रामक हो गई इनको छुड़वाने के लिए। समय आ गया अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में मेला लगता था वैसाखी का। वहां पे सब लोग इकट्ठे हो गए, बोलने लगे कैसे छुड़ाएंगे हम अपने कांग्रेस नेता को, चलो बात करते हैं। वहां पहुंच गया जनरल डायर, जो कि खूंखार होकर बैठा था, क्योंकि 2-3-4 दिनों की पहली घटना में ही उसकी बच्ची वगैरह के चोट लग गई थी, दंगे में चोट लग गई थी, तो वो गुस्से में था, उसने गोलियां चलवा दी। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड। यानी पहले आया रॉलेट एक्ट, उसके बाद आया उसके बाद हुआ जलियांवाला हत्याकांड। अब दोनों ही गुस्से में हैं। कौन कौन? मुस्लिम लीग गुस्से में क्यों है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के साथ अपमानजनक संधि करी गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 18 में, तुर्की के साथ अपमानजनक संधि, अपमान करा, खलीफा की सब पावर खत्म कर दी। अब सोचिए ना, इस्लाम धर्म थोड़ा कट्टर है, आप खलीफा के पद की शक्तियां खत्म कर रहे हो, कुछ चीज हजम नहीं होगी। तो ये गुस्से में बैठे हैं। कांग्रेस गुस्से में क्यों है? क्योंकि गांधी गुस्से में है, कि गांधी कांग्रेस का भाग बन चुके हैं। 1916 के अधिवेशन में 15 में आके 16 में उन्होंने भाग लिया था लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने। तो गांधी जी गुस्से में है। और गांधी जी गुस्से में क्यों है? क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा था और उसके बाद में विरोध हुआ, विरोध के बाद जलियांवाला हत्याकांड हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए, तो वो बहुत गुस्से में है। तो गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो भाई, अभी तक गांधी जी क्या करते थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे, ये कहते थे अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, उसके बाद वो हमें आज़ादी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा लगता था उन्हें। उनका धूर्त चेहरा गांधी जी ने अभी देखा नहीं था, वो देखा अब जब जलियांवाला हत्याकांड हुई। जलियांवाला हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने यह कहा कि जनरल डायर ने कुछ ज्यादा नहीं किया, वो दोषी नहीं है, हां थोड़ी लापरवाही करी है, यानी आवश्यकता से ज्यादा बल का प्रयोग किया है, बस इतना इस कमेटी ने कहा। आप सोच के देखो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? सैकड़ों भारतीयों पे गोली चलवा दी, सब कुछ हो गया और कमेटी बनी है और वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि बस थोड़ी लापरवाही करी थी, कोई ऐसा ज्यादा नहीं। तो गांधी जी लग गए, उन्होंने कहा मैं इस जनरल डायर को सजा दिलवाऊंगा। तो मांग करने लगे गांधी जी कि जनरल डायर को सजा दो, फांसी दो, फांसी मिलनी चाहिए इतनी घटना पे। तो अंग्रेजी हुकूमत ऐसा चाह नहीं रही थी। तब गांधी जी ने कहा अब मैं सहयोग नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा असहयोग। तब गांधी जी ने कांग्रेस के तहत रह करके शुरू किया असहयोग आंदोलन 1920। अब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, इधर मुस्लिम लीग ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। अब आप कहोगे खिलाफत क्या था? खिलाफत का मतलब खलीफा से है, यानी खलीफा के अधिकारों की वापसी के लिए जो आंदोलन शुरू किया मुस्लिम लीग ने वो था खिलाफत। उधर शुरू किया खिलाफत, कांग्रेस ने शुरू किया मुस्लिम
वो कांग्रेस ने शुरू किया असहयोग, उन्होंने किया खिलाफत। सबसे जिम्मेदार व्यक्ति दोनों को ही एक ही दिखाई दे रहा था, वो दिखाई दे रहे थे गांधी जी। दोनों ने कमान गांधी जी को दे दी। कांग्रेस ने तो असहयोग आंदोलन की कमान गांधी जी को दे ही रखी थी, खिलाफत वाले मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने भी गांधी जी को दे दी। और एक ऐसा आंदोलन भारत में हुआ जो मुस्लिम भी विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का और हिंदू भी विरोध कर रहे थे, और नेतृत्व करने वाले थे गांधी। तो गांधी जी की जय जय हो रही थी। अच्छा, गांधी जी अपने कुछ इरादों के और अपने सिद्धांतों के पक्के थे, तो गांधी जी ने एक बात कही, विद्रोह हम करेंगे लेकिन हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा, मतलब कोई मार काट लड़ाई झगड़े वो नहीं, शांति से असहयोग करना है हमें। बोले असहयोग कैसे करेंगे? बोले कोई गवर्नमेंट काम पे नहीं जाएगा, जो हम अंग्रेजों के यहां काम करने के लिए जाते हैं कोई नहीं जाएगा। वकालत वालों ने वकालत छोड़ दी, जो विधानसभा में इस्तीफा दे दिया लोगों ने, कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, दुनिया भर के काम कर दिए, सबने वकालत छोड़ दी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अंग्रेजों के काम ठप हो गए भारत में, सब रुक गए। ठीक है, स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज हाथ जोड़ने लगे, भैया मान जाओ, ये वो मान जाओ, कि दोनों ही रूसे हुए हैं अंग्रेजों से, मुस्लिम भी और ये भी। तभी एक घटना हो गई 1922, 5 फरवरी 1922, चोरा चोरी कांड। क्या थी घटना? चोरा चोरी कांड आपको पता है, गोरखपुर में जगह है चोरा चोरी थाना, वहां पर विद्रोह कर रहे थे ये असहयोग आंदोलन वाले कुछ नेता थे, इनकी झड़प हो गई वहां के पुलिस वालों ने, उन्होंने रोका होगा और इन लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। और ये बात गांधी जी तक पहुंच गई और गांधी जी को अपने किसी आंदोलन में पसंद नहीं था कि ऐसी हिंसा हो। गांधी जी ने तभी बोल दिया कि अभी तक ये आंदोलन मेरा था, अभी अपना मेरा आंदोलन नहीं रहा, मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूं। मजे की बात बताता हूं कि इस समय तक खिलाफत और असहयोग घुल मिल चुके थे, यानी लोग आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम भी और हिंदू भी, लेकिन ये घुल मिल गए थे। इनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना था, ये बाकी उद्देश्य भूल गए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। और गांधी जी ने जब अपना आंदोलन वापस लिया, असहयोग आंदोलन 1922 में, तो अपने आप ही असहयोग के साथ साथ खिलाफत भी वापस हो गया। हुआ या नहीं होगा? खिलाफत भी वापस हो जाएगा। लिया उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस है, लेकिन खिलाफत इसलिए क्योंकि गांधी जी आगे से इंजन हट गया ना, पीछे के डिब्बे अब कहां जाने हैं कुछ नहीं पता। और मुस्लिम नेता संभाल नहीं पाए खिलाफत को, और खिलाफत भी खत्म हो गया, असहयोग भी खत्म हो गया। तो दोबारा से मुस्लिम लीग अब किसके विरोध में आ जाएगी? गांधी के। गांधी बोले तो कांग्रेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, कांग्रेस का चेहरा ही गांधी थे। तो बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो टकराव का सबसे बड़ा रीजन था, वो रीजन था चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी का एक व्यक्तिगत फैसला, और सबने मना किया था। मोतीलाल नेहरू, जितने लोग थे, सबने हाथ जोड़े थे, बापू करना मत, हो गया, सिद्धांतों से समझौता कर लो, आजादी मिल जाएगी, और नहीं तो 1 साल में, 1 साल में मिल जाएगी, कर लो समझौता। बोले एक घटना ही तो हुई है, पूरे देश को, क्योंकि पूरा देश जुड़ चुका था। लेकिन गांधी वो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने एक भी सिद्धांत से समझौता नहीं करा। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा सिद्धांत समझौता, मैं चला अपने घर, तुम चलो अपने घर। गांधी जी को उठाया, जेल में डाल दिया। वो घर था उनका जेल, ठीक है, पूना की जेल थी, यरवदा जेल, पता है? हाँ, वो मंदिर थी उनके लिए, तो जब भी होता था उन्हें जेल में वही डालते थे। लेकिन गांधी जी के बारे में एक लाइन आपको मैं जरूर बोलूंगा 2 मिनट में, आप समझना। विश्व भर में अनेक, देखो अपना पूरा जीवन गांधी जी ने दिया तो देश के लिए है, ज्यादातर समय उनका जेल में गुजरा है गांधी का। कपड़े नहीं पहनते थे, उनका कहना था कि जब मेरे देश के आधे से ज्यादा लोग नंगे रहते हैं तो मुझे रहने में क्या दिक्कत है, जिस दिन वो सब कपड़े पहनेंगे उस दिन मैं भी पहन लूंगा। परिवार से बुरे नहीं थे, पिताजी दीवान थे, बड़ा ओहदा होता था दीवान का। इतने लोगों ने आंदोलन किया, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में, जहां जहां भी ये सब मूवमेंट चले हैं ना आजादी के, बाद में वो नेता या तो राष्ट्रपति बना है या प्रधानमंत्री बना है। एकमात्र गांधी, जिसने आजादी मिल गई और बोले भैया राम राम, मैं चला। बोले कुछ तो ले लो, कांग्रेस में कोई पद ले लो, बोले बंद कर दो कांग्रेस को, काम खत्म हो गया। कांग्रेस बनी थी आजादी के लिए, आजादी मिल गई, कांग्रेस को बंद कर दो। ठीक है, कुछ बनना है, कुछ नहीं, राष्ट्रपति बन सकते थे गांधी जी,
वो अलग बात है कि आगे चल के उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन बन तो सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते, जो चाहते वो मिलता। कह रहे जी राष्ट्रपिता बन तो गए, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमारे देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपिता कोई पद ही नहीं है हमारे देश में, वो मानने वाली बात है। आप मान रहे हैं राष्ट्रपिता है, लेकिन राष्ट्रपिता नहीं है। सूचना के आयोग में एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन मांगा हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, जवाब आया हमारे देश के राष्ट्रपिता कोई नहीं है। हमारे देश में केवल राष्ट्रपति का पद है, ऐसा कुछ मिलता जुलता, राष्ट्रपिता नहीं है, समझ रहे? बस कहा जाता है राष्ट्रपिता, है वो भी नहीं। चलिए इतना रखते हैं आज, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। ओके।